नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है कि ये विध्वंसक आवाजों और विचारधाराओं का प्लेटफॉर्म बन गया है। अदालत ने यह भी कहा कि सत्ता प्रतिष्ठान को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखनी चाहिए और इसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दिल्ली विधानसभा की ओर से भेजे गए तलब को फेसबुक ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ स्थानीय खान पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति व परंपरा में पूरे यूरोप से अधिक विविधता है। यही हमारी विविधता में एकता है। फेसबुक जैसी किसी बड़ी कंपनी को अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरों के बारे में जानकारी नहीं रखने के आधार पर इस विविधता में एकता को छिन्न भिन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केरल हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों के पालन को लेकर न्यूज चैनलों को राहत दी है। अदालत ने निजी न्यूज चैनलों की संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का पक्ष लेते हुए आदेश दिया कि फिलहाल नए आईटी नियमों को लागू नहीं करने के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। एनबीए ने आईटी नियमों को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारियों को मीडिया के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक अधिकार देते हैं। एक बयान में एनबीए ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 कानून के समक्ष समानता पर संविधान के अनुच्छेद 14 और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। एनबीए ने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत निगरानी के ऐसे तंत्र से डिजिटल मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने की कार्यपालिका को असीमित शक्ति मिल जाएगी। प्रसारकों ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि नए नियमों के आधार पर मीडिया के स्वविनियमन तंत्र को एक वैधानिक रूप दिया गया है। इसने बयान में कहा कि एक संयुक्त सचिव को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के आदेश के ऊपर बैठाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से समझौता होगा। केरल उच्च न्यायालय में एनबीए की याचिका डिजिटल मीडिया संगठनों द्वारा देश भर के उच्च न्यायालयों में नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं में से एक है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि वो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए यूजर्स को मजबूर नहीं करेगा। ऐसा वो तब तक करेगा जब तक भारत की संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। इसका मतलब साफ है कि जो लोग भी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप चलाने में फिलहाल कोई बाधा नहीं आएगी। कंपनी ने कोर्ट से कहा कि वो अपनी इच्छा से ऐसा कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत का समर्थन किया। साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अदालत ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धर्म, समुदाय और जाति की पारंपरिक बाधाओं को खत्म करते हुए धीरे धीरे एक जैसा बनता जा रहा है। अदालत ने कहा कि इन बदलते प्रतिमानों को देखते हुए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि अलग अलग समुदायों, जनजातियों, जातियों और धर्मों से संबंधित भारत के युवा जो अपनी शादी करते हैं उन्हें विभिन्न पर्सनल लॉ के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं से संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविशंकर प्रसाद के मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रविशंकर मास्टर स्ट्रोक का शिकार हो गए। राउत ने कहा कि रविशंकर प्रसाद हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए शेखी बघारते थे। हालांकि इस बार ये मास्टर स्ट्रोक उन पर ही पलटवार करता दिख रहा है। मोदी सरकार के कैबिनेट फेरबदल पर राउत ने तंज कसा। उन्होंने अनुभवी प्रकाश जावड़ेकर और थावरचंद गहलोत को वापस भेजने का जिक्र करते हुए कहा कि जाहिर तौर पर नए चेहरों को उन्होंने उनकी काबिलियत के आधार पर जगह दी होगी। 7 महीने बाद चुनाव का सामना करने जा रहे उत्तर प्रदेश की सत्ता को फिर से हासिल करने की कवायद में जुटी बीजेपी ने नया ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा कि योगी सरकार बलिदानी राम भक्तों के घर तक की सड़क को बनवाएगी और इन्हें उनके नाम पर ही रखेगी। दूसरी ओर एसपी ने कहा कि चुनाव सामने आते ही बीजेपी जाति धर्म का खेल शुरू कर देती है। बलिदानी राम भक्त कहने से मौर्य का मतलब उन कार सेवकों से है जिन्हें राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली तो कई को कैबिनेट से छुट्टी मिल गई। जिन नेताओं की छुट्टी हुई है उन्हें संगठन में पद दिए जाने की बात चल रही है।
इसके अलावा पार्टी में सबसे ताकतवर माने जाने वाले संसदीय बोर्ड में भी 5 पद खाली हैं। इन पदों पर किन नेताओं का चयन होगा ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य होना पार्टी में आपके सियासी कद को बताता है। माना जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले दिनों में संगठन और संसदीय बोर्ड में खाली पदों पर नियुक्तियां करेंगे और उन्होंने तेजी से कदम उठाते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति भी कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने अपनी नई पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा कल्याण, आत्म समृद्धि और गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर आधारित होगा। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और टीआरएस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह लोगों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए 100 दिनों में एक पद यात्रा पर जाएंगे। पार्टी लॉन्च के इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएस शर्मिला के भाई जगन मोहन रेड्डी दूर रहे। केरल कोरोना संक्रमण से अभी भी जूझ रहा है और इस बीच अब इस साल पहली बार जीका वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। एक महिला में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है और 13 संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे जा चुके हैं। ये वायरस एडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। हालांकि जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके कई घातक असर हो सकते हैं। जीका वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं में संक्रमण विकासशील भ्रूण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और इससे जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। चिंता की बात यह भी है कि वर्तमान में जीका वायरस के लिए कोई टीका या इलाज नहीं है। भारत में पिछले एक दिन में 43,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 911 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 4,06,000 के करीब हो चुकी है और सक्रिय मामले 4,58,000 से ज्यादा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।